नमस्कार दोस्तों, इंडिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास की क्लास में एक हमारा स्टेट जो पीछे छूट गया था, 18वीं सदी के राज्यों में एक राज्य था पंजाब। आज हम पंजाब स्टेट के बारे में बहुत बेहतर तरीके से आपके सामने बहुत सारी चीज़ों को प्रस्तुत करेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे पंजाब या आंग्ल पंजाब संघर्ष के बारे में, जहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम ये देखें कि पंजाब में जो सबसे इंपॉर्टेंट कम्युनिटी है, पंजाब में जो सबसे महत्वपूर्ण समुदाय है, वो समुदाय सिख समुदाय है। और सिख समुदाय जो है वर्ष 2019 के अंदर 550वां प्रकाश वर्ष मना रहा है, जिसका इनॉग्रेशन भारतीय पीएम ने भी किया। और वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है कि पंजाब स्टेट से इस बार डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रश्न बन सकता है। साथ ही साथ आप देखोगे कि पंजाब स्टेट की भारत में बहुत बड़ी भागीदारी भी है। पंजाब स्टेट ने भारत को बहुत कुछ दिया है। पंजाब भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक है। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें बहुत सारे पॉइंट्स को यहाँ पर क्लियर करना होगा। सबसे पहले मध्यकाल का एक छोटा सा पार्ट, ज़्यादा नहीं, हम आएंगे सीधे आधुनिक भारत के इतिहास में ही। मध्यकाल के अंदर एक पॉइंट आता है सिख समुदाय, सिख कम्युनिटी। और सिख समुदाय जो है, उस सिख समुदाय की स्थापना जो है, सिख धर्म जो है, उसकी स्थापना का श्रेय जाता है हमारे गुरु नानक देव को। गुरु नानक ने ही सिख समुदाय की स्थापना की थी। और सिख धर्म दुनिया के सबसे लोकप्रिय धर्मों में से एक माना जाता है। गुरु नानक का जन्म जो है 1469 को हुआ था और उनकी डेथ जो है 1539 में 1539 में हुई थी। अब यहां पर एग्जामिनेशन पॉइंट से ध्यान रखना कि सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म पाकिस्तान के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था। और पाकिस्तान का तलवंडी जो है वो सिख समुदाय के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जिसे ननकाना साहिब भी कहा जाता है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक बिंदु और बन रहा है, और वो क्या है कि 1522 से 1539 तक, मतलब गुरु नानक जी ने अपना जो अंतिम समय जो है 1522 से 1539 में पाकिस्तान में एक जगह करतारपुर, उस करतारपुर नामक जगह पर उन्होंने अपना अंतिम समय बताया था। और बाद में उसी 1539 में जब उनकी डेथ हो गई तो वहाँ पर उसके बाद एक बड़ा गुरुद्वारा बना, जिसे आगे चलकर बड़ा बनाने का श्रेय राजा रणजीत सिंह को दिया जाता है। हाल ही में करतारपुर इसलिए चर्चा में रहा कि करतारपुर कॉरिडोर स्थापित कर दिया गया है। आपको पता होगा कि करतारपुर गुरुद्वारा जो है वो भारत की सीमा से मात्र 3 से 4 किलोमीटर अंदर ही पाकिस्तान के बॉर्डर पर है। इस क्रम में पाकिस्तान की सरकार ने एक स्वागत योग्य कदम उठाया, जिसका भारतीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी ने भी स्वागत किया। ये ट्रैक टू डिप्लोमेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था, जिसके अंदर भारत के सिख समुदाय के लिए करतारपुर के अंदर दर्शन करने के लिए बिना वीजा के ही करतारपुर कॉरिडोर के माध्यम से करतारपुर में आया जाया जा सकेगा। इसलिए पिछले साल जब करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया तब वहां से ये मुद्दा वापस चर्चा में आया। और चूंकि 2019-20 को 550वें प्रकाश वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, इस दृष्टिकोण से भी आप इस बिंदु को ध्यान में रखना। तो यहां पर एक बिंदु आपका गुरु नानक से बन सकता है, और इंटर रिलेट क्वेश्चन जो बनेगा वो बन सकता है आपका किससे, करतारपुर कॉरिडोर से। तो एक बिंदु तो यहां पर गुरु नानक के शिष्य थे अंगद, जो बाद में गुरु नानक के बाद सिखों के दूसरे गुरु बने। इसी प्रकार उनके बाद अमरदास। अंगद का कार्यकाल 1539 से 1552, अमरदास का 1552 से 1574, रामदास जो है 1574 से 1581, 1574 से 1581 जो है वो कार्यकाल बेसिकली रामदास का। अर्जुन देव जो है 1581 से 1606, उसके बाद हरगोविंद के बाद हर्राय के बाद हरिकिशन के बाद तेग बहादुर और तेग बहादुर के बाद गुरु गोविंद सिंह।
जब हम यूपीएससी की तैयारी किया करते थे तब उस जमाने की बात है, एक बार हिस्ट्री के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। उस समय हिस्ट्री ऑप्शन का पेपर भी हुआ करता था और क्वेश्चन पूछा गया था सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं का उनके सही कालानुक्रम में सजाएं। तो यहां पर कोई भी 4 गुरु देकर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इस बिंदु को भी आप स्पेशली ध्यान रखें। कई बार क्वेश्चन यह भी पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुरु अकबर के समकालीन थे, क्योंकि देखो आप, जिस समय भारत में मुगल साम्राज्य स्टैब्लिश होगा उस समय सिख धर्म अपनी आरंभिक अवस्था से चरम अवस्था की ओर जाएगा। तो ध्यान रखना, गुरु नानक 1469, लेकिन वो आते ही गुरु सिख धर्म की स्थापना नहीं करते, उसके बाद में करते हैं। तो ध्यान रखना, आप 15वीं शताब्दी में सिख समुदाय स्टैब्लिश हो गया और अकबर का जो कार्यकाल है, अकबर जो है, जो मुगल बादशाह है, 1556 से 1605। तो यहां पर कई बार इस टाइप से भी प्रश्न पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुरु अकबर के समकालीन थे। तो 1556 से 1605 का आप देखोगे, 1556 से तो अमरदास, रामदास, अर्जुन देव और हरगोविंद जो है वो उनके समकालीन है। ऐसा प्रश्न पूछ सकते हैं। या फिर आपका एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन से गुरु जहांगीर के समकालीन थे। या फिर यह प्रश्न बन सकता है जहांगीर ने खुसरो को समर्थन देने के कारण किस सिख गुरु को मृत्युदंड की सजा दी थी। तो उसमें उत्तर आएगा आपका अर्जुन देव। अर्जुन देव को जहांगीर ने मृत्युदंड की सजा दी थी। इसी प्रकार सिखों की जो किस सिख गुरु से जो है आपका सिख धर्म जो है वो पैतृक हो गया, तो हो जाएगा अर्जुन देव से ही। एक आपसे क्वेश्चन ये पूछे सिखों के अंतिम गुरु कौन थे, तो उत्तर होगा गुरु गोविंद सिंह। गुरु गोविंद सिंह के बाद में गुरु ग्रंथ को ही गुरु मान लिया गया, इसलिए इसके बाद में जो है गुरु की परंपरा नहीं होती है। ये चीज आप मध्यकाल में पढ़ोगे। यहां तो जस्ट मैंने चूंकि पंजाब स्टेट शुरू किया है और पंजाब में सबसे ताकतवर जो कम्युनिटी है वो सिख समुदाय है, इसलिए वहां से आपके प्रश्न बन सकते हैं। मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि गुरु गोविंद सिंह जो अंतिम गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह ने 1699 में 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी और खालसा पंथ कहीं ना कहीं सिख समुदाय को एक फाइटर कम्युनिटी बनाने में अहम रोल अदा करेगा। गुरु गोविंद सिंह के एक शिष्य थे जो वैसे उम्र में उनसे बड़े थे, उनका नाम था बंदा बहादुर। बंदा बहादुर जो है उन्होंने सिखों को गुरु गोविंद सिंह के बाद एक लड़ाकू कम्युनिटी के रूप में स्थापित करने में अहम रोल अदा किया। बंदा बहादुर जो है, बंदा बहादुर का कार्यकाल बेसिकली 1670 से 1716 माना जाता है, लेकिन बाद में फर्रुखसियर ने इनको मृत्युदंड की सजा दे दी थी। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा आपको सिख समुदाय के बारे में ब्रीफ करने का प्रयास किया। हालांकि ये पार्ट जो है ये मध्यकालीन इतिहास का है, लेकिन जब आधुनिक भारत के इतिहास में हम पढ़ते हैं तो उसकी भी यहां पर भूमिका बन जाती है। अब हम आगे बढ़े। सबसे पहले आप देखो कि ये हमारा प्यारा भारत और उस समय भारतीय उपमहाद्वीप जो था, इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो था, उसमें आज का ये पूरा पार्ट, मतलब यहां से ये जो पाकिस्तान वाला पार्ट होगा ये भी इसमें शामिल होगा, ऊपर कश्मीर। अब जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वो पंजाब था कहां पर, तो पंजाब जो था वो बेसिकली पंजाब इस जगह पर था। ये पूरा पार्ट पंजाब स्टेट में आता था, ये पूरा पार्ट पंजाब था। इस पंजाब का, जिस पंजाब की बात कर रहे हैं हम, जिस पंजाब की बात कर रहे हैं वो पंजाब जो है आप देख रहे होंगे, ये पंजाब बेसिकली यहां से लेकर के ये पंजाब जो है ये लगभग इतना बड़ा पंजाब था। इसको मैं मैप को थोड़ा सा और छोटा करके आपको समझाऊं, मैप को थोड़ा सा छोटा करके आपको समझाऊं तो देखो, सबसे पहले ये दक्षिण भारत, साउथ इंडिया और ये आपका पूर्वी भारत। इसमें अब यहां से हम देखें तो ये आज की तारीख में
पाकिस्तान का सिंध क्षेत्र, बलूचिस्तान और ये पूरा पार्ट यहां पर। इस जगह से हम आगे चले तो यहां पर पंजाब क्षेत्र था, ये पूरा पंजाब था। आज की तारीख में इस पंजाब का आधा पार्ट भारत में है और आधा पार्ट पाकिस्तान के अंदर है। अब जो पाकिस्तान में पार्ट है तो जाहिर सी बात है उस समय पाकिस्तान हमारा ही पार्ट था, तो यहां से भारत की बाउंड्री उस समय किसके साथ लगती थी, तो अफगानिस्तान के साथ लगती थी। और अगर मैं मध्यकाल की बात करूं तो मध्यकाल में मुगलों ने अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्र पर भी नियंत्रण कर लिया था, कुछ क्षेत्र पर नियंत्रण कर लिया था। तो आप देख रहे हो पंजाब, और पंजाब जो है बंगाल की तरह भारत के सबसे उपजाऊ क्षेत्रों में से एक माना जाता है। और यहां से 5 नदियां गुजरती है जिनका नाम है सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और व्यास। इसके अलावा इन 6 नदियों की कई छोटी छोटी सहायक नदियां भी है जो इस पूरे क्षेत्र को, स्पेशली पंजाब को बहुत ज़्यादा उपजाऊ बनाती हैं। पंजाबी भाषा में पंजाब जो है पंज प्लस आब, मतलब 5 नदियों के स्थान से बना हुआ है। पंजाब शब्द जो है ये सब 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एक होगा पंज और प्लस आब। पंज मतलब होता है 5, पंज का मतलब क्या होगा 5, 5 और आब का मतलब नदियां, 5 नदियों का स्थान। इस आधार पे इसका नाम पड़ा पंजाब। और पंजाब मध्यकालीन भारत का भी एक बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, इसलिए जिसकी भी सत्ता होती थी वो विशेष रूप से पंजाब क्षेत्र का ध्यान रखता था। अब आप देखिए भारत में जितने भी आक्रमण हुए उसमें भारत में अधिकांश आक्रमण भारत के पश्चिमी सीमा से हुए, वेस्टर्न बाउंड्री से हुए, जहां पर आज अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच की डूरन लाइन है, वहां से सबसे अधिक हमले हुए। अब जब हमले हुए तो सबसे पहले जिस मैदानी भाग से वो प्रवेश करेंगे आक्रमणकारी, वो पंजाब का क्षेत्र होगा। और पंजाब चूंकि बहुत ज्यादा हरा भरा है, इसलिए बाहर के आक्रमणकारियों को ये क्षेत्र अपनी तरफ आकर्षित करता था। अब इससे हम आगे बढ़े तो आप लोग ध्यान रखना, यहां मैंने लिया मुगल। तो जब मुगल सत्ता में थे और अकबर ने अपना जो साम्राज्य बनाया, अकबर के उस साम्राज्य के उस टाइमिंग के अंदर, अकबर के साम्राज्य काल में पंजाब जो था वो बेसिकली मुगलों का हिस्सा था। यहां से आप देखिए कि जो पंजाब है वो पंजाब बेसिकली किसका हिस्सा है, तो पंजाब जो है वो मुगलों का एक प्रांत था, मुगलों का एक प्रोविंस था। और जो भी मुगल बादशाह रहता था वो विशेष रूप से पंजाब का ध्यान रखता था। कुल मिला के एक ही पॉइंट में आपको समझना है कि पंजाब जो था वो बेसिकली मुगलों का एक बहुत महत्वपूर्ण प्रांत था। तो यहां पर मैं आपको इसको ऐसे समझाऊं कि जो भारत, आप मान लीजिए ये भारत, और उस भारत में यहां पर ये पंजाब, और यहां पर ये दिल्ली, और दिल्ली से मुगल जो है पंजाब को कंट्रोल करते थे। तो यहां पर ये आ गया पंजाब, इस जगह पे ये आ गया पंजाब। अब जो भी मुगल बादशाह यहां पर बैठता था वो पंजाब को स्पेशली कंट्रोल करने का प्रयास करता था, क्योंकि पंजाब से बहुत अधिक रेवेन्यू आता था। साथ ही साथ पंजाब की बाउंड्री इस साइड में अफगानिस्तान से लगती थी, और जब भी उत्तर पश्चिम में भारत से हमले होते थे भारत के ऊपर, तो सबसे पहले हमलों का सामना पंजाब स्टेट को ही करना पड़ता था। इसलिए बाहर से आने वाले आक्रमणकारियों को पंजाब के बारे में पूरी जानकारी थी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट साइकिल समझिए आप, क्या कि जब 1707 में औरंगजेब का निधन हो जाएगा, तो ये पार्ट हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है कि औरंगजेब का निधन 1707 में हो गया। मुगल सत्ता की स्थापना हुई है बाबर के द्वारा, और बाबर के बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यहां तक मुगलों का चरम काल है। मतलब यहां पर उनका साम्राज्य खूब फला फूला है। लेकिन औरंगजेब की डेथ के बाद, जैसा कि हम लोग पढ़ते हैं, और मैंने आपको एक वीडियो पूरा बना के दिया इसके ऊपर,
औरंगजेब की डेथ के बाद का मुगल साम्राज्य का जो काल है उसे उत्तरवर्ती मुगल साम्राज्य के नाम से जाना जाता है और इस काल में मुगलों का तेज गति से पतन हुआ। डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर मतलब 1707 के बाद मुगलों का पतन शुरू हो जाएगा और मुगलों के इस पतन को और ज्यादा तेज गति प्रदान करने में फर्रुख सियर, मोहम्मद शाह रंगीला जैसे शासक आए और उन्होंने इसको और ज्यादा कमजोर किया। किसको? मुगल साम्राज्य को। तो बिंदु ध्यान रखना कि एक तरफ मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है, एक तरफ मुगल साम्राज्य कमजोर हो रहा है और दूसरी ओर इस साइड से अफगानिस्तान की साइड से भारत पर हमले शुरू होंगे। इन हमलों में सबसे पहला हमला जिसने मुगलों की पूरी औकात को सामने लाके रख दिया वो था 1739 का नादिर शाह का हमला, 1739 का नादिर शाह का हमला। और जैसा कि मैंने वो पूरा टॉपिक समझाया था नादिर शाह वाला, वहां आप देखना कि नादिर शाह ने खूब लूटा और नादिर शाह की उस लूट के कारण मुगलों की तमाम जो कमजोरियां थी वो कमजोरियां उजागर हो गई। इस बात का पता पंजाब के अंदर जो छोटे छोटे शासक थे उनको भी लग गया। फिर उसके बाद आपको बताया 1748 से लेकर 1748 से लगातार 1762-63 तक एक व्यक्ति के हमले होते हैं भारत पर जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली, जिसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। मतलब भारत पर अगर 18वीं शताब्दी में सबसे अधिक भारत को किसी ने परेशान किया तो वो था पहला नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। अब इस साइड से लगातार जब अहमद शाह अब्दाली के हमले होंगे और इधर मुगलों का लगातार पतन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ये जो पंजाब क्षेत्र होगा ये पंजाब धीरे धीरे मुगलों के हाथ से निकलना शुरू हो जाएगा। मतलब पंजाब पर मुगलों की पकड़ कमजोर होगी और इसी समय अहमद शाह अब्दाली जो है वो पंजाब पर नियंत्रण करने का प्रयास करेगा। लेकिन अहमद शाह अब्दाली जो था उसका उद्देश्य, उसका ऑब्जेक्ट, उसका मिशन जो है केवल पंजाब से कर वसूली करने तक था, बाकी उसको कोई ज्यादा इंटरेस्ट पंजाब में नहीं था। यही कारण है कि इधर से अहमद शाह अब्दाली और इधर से मुगलों का पतन, ये दोनों घटनाएं ऐसी होती है कि यहां पर पंजाब राज्य में सिख शक्ति को उद्भव होने का मौका देती है। मतलब आप देखिए जब मुगलों का पतन हो रहा है और अहमद शाह अब्दाली के हमले होंगे और अहमद शाह अब्दाली का कर वसूली से ज्यादा पंजाब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो यह समय जो है मतलब 18वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है वो उत्तरार्ध पंजाब में सिख कम्युनिटी को एक शक्ति के रूप में स्थापित करने का मौका देगा और यहां से सिख समुदाय एक रूलर फॉर्म में आएगा और उसमें सबसे पहला रूलर जो होगा वो थे राजा रणजीत सिंह। यह कहना भी अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि सिखों का सबसे ताकतवर शासक रणजीत सिंह ही हुआ, लेकिन यहां पर यह दुर्भाग्य रहा कि रणजीत सिंह के बाद ही पंजाब में सिख कम्युनिटी का जो शासन था उसका पतन भी हो गया और इस पतन का फायदा कौन उठाएंगे? तो उत्तर होगा अंग्रेज। अंग्रेजों ने इस पूरी कमी का फायदा आगे जाके उठाएंगे। तो मैं सबसे पहले मैंने कहा कि पंजाब राज्य किसका था? मुगलों का प्रांत था। जब मुगल कमजोर होंगे और अहमद शाह अब्दाली के हमले होंगे तो इस बीच में सिख समुदाय को यहां पर पनपने का मौका मिलेगा। अब हम आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट जो है नेक्स्ट बिंदु जो है वो आप ध्यान रखना कि अगर मैं सिख समुदाय की बात करूं, सिख कम्युनिटी की, सिख समुदाय 18वीं शताब्दी के अंत तक सिख समुदाय भी एक लड़ाकू जाति में तब्दील हो चुकी थी। लड़ाकू जाति मतलब फाइटर कम्युनिटी में तब्दील हो चुकी थी
और ये जो सिख समुदाय था ये बेसिकली 12 मिसलों में बटा हुआ था, 12 मिसल में बटा हुआ था। इट वॉज डिवाइडेड इंटू 12 मिसल्स। सिख समुदाय कितने मिसलों में बटा हुआ था? 12 मिसलों में बटा हुआ था। मिसल का मतलब एक प्रकार की कम्युनिटी के पार्ट्स हैं सिख समुदाय के। उन 12 मिसलों में सबसे ताकतवर मिसल मानी जाती है सुकर चकिया मिसल। उसमें सबसे ताकतवर मिसल थी सुकर चकिया मिसल। सिख समुदाय 12 मिसलों में बटा हुआ था और उन 12 मिसलों में सबसे ताकतवर मिसल थी सुकर चकिया मिसल। और इस सुकर चकिया मिसल के प्रमुख थे, इसके हेड थे कौन? महासिंह। इसके हेड थे महासिंह। और ये अपनी मिसल के प्रमुख भी हैं। और जो मिसल का प्रमुख होता था वो उस जहां पर वो मिसल फैली हुई है उसके क्षेत्र का आधिपत्य भी उसके पास में होता था। इन्हीं महासिंह के घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसे इतिहास में हम कहते हैं रणजीत सिंह। मतलब रणजीत सिंह जो थे वो बेसिकली किसके बेटे थे? तो रणजीत सिंह बेटे थे सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के। और महासिंह इनके पिताजी का नाम है। रणजीत सिंह का जन्म जो है वो बेसिकली 1780 में हुआ, 1780 में हुआ। 1780 में रणजीत सिंह का जन्म सुकर चकिया मिसल के प्रमुख महासिंह के घर में हुआ। और सुकर चकिया मिसल सिख समुदाय की 12 मिसलों में सबसे ताकतवर मिसल मानी जाती है। अब जो रणजीत सिंह थे, जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के हुए तो यहां से आप देख लीजिए कि उनके 12 वर्ष कब होंगे। तो 1780 में जन्म हुआ है तो 1792 आएगा जब 1792 में महासिंह का निधन हो गया। महासिंह उनके फादर का नाम है। 12 वर्ष की आयु में जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के थे तब उनके पिता का निधन हो गया। और उनके पिता के निधन के बाद रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। तो आप लोग ध्यान रखें यहां पर महासिंह के निधन के बाद 12 वर्ष की एज में रणजीत सिंह जो है ये बेसिकली सुकर चकिया जो मिसल थी उस सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। तो देखो जन्म के साथ ही कहीं ना कहीं इनकी शुरुआत एक दोनों चीजें हैं, दुर्भाग्य भी है और भाग्य भी है। दुर्भाग्य ये कि बहुत कम उम्र में जब ये थे तब इनके पिताजी का निधन हो गया। और भाग्य ये है कि उस समय इन्हें सुकर चकिया मिसल का प्रमुख बनने का मौका मिला। परंतु यहां पर ध्यान रखें 1792 से लेकर 1797 तक सुकर चकिया मिसल के प्रमुख जो थे वो रणजीत सिंह जरूर थे, लेकिन उस समय वो अल्पवयस्क होने के कारण एक काउंसिल को ये पूरी जिम्मेदारी दी गई थी। उस काउंसिल में थी उनकी मां, उनकी सास सदाकौर और उनके दीवान लखपत राय उस काउंसिल के मेंबर थे। और वो काउंसिल जो है ये काउंसिल ही पूरा काम संभालती थी जब तक रणजीत सिंह अल्पवयस्क थे। लेकिन 1797 में रणजीत सिंह ने इस काउंसिल को लगभग हटा दिया और सुकर चकिया मिसल और उसके क्षेत्र की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। और आप वक्त देखिए 1797 में जिस समय रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल की पूरी बागडोर अपने हाथ में लेंगे उस समय मुगलों का लगभग पतन हो चुका है। और ये हमने पढ़ भी लिया है। हालांकि मुगलों का साम्राज्य का अंत 1857 में होगा, लेकिन यहां पर मुगल लगभग न के बराबर हैं। ध्यान रखना आप,
यदि कोई टक्कर दे सकता था इस समय तो वो मराठे थे, लेकिन मराठे भी 1761 के पानीपत के तीसरे युद्ध में हार चुके हैं। तो एक मराठा, दूसरा मुगल। तो मुगलों का पतन हो चुका है, मराठों का भी पतन हो रहा है इसी समय। तो यहां पर भारत के अंदर से पंजाब स्टेट को टक्कर देने वाला कोई नहीं था इस समय। और आप देखिए रणजीत सिंह का भाग्य देखिए कि अहमद शाह अब्दाली के निधन के बाद उसके जो उत्तराधिकारी हुए वो भी इतने योग्य नहीं थे। इसलिए रणजीत सिंह ने अपनी पूरी ताकत के साथ, अपनी पूरी योग्यता के साथ और अपने बेहतरीन प्रशासन के साथ उसने एशिया की दूसरी सबसे बड़ी फौज का गठन किया। मतलब उस समय 18वीं सदी के अंत की बात करें तो उस समय भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे ताकतवर फौज अगर किसी के पास में थी, पहली फौज तो अंग्रेजों के पास में, और सेकंड नंबर जो था वो किसका था? राजा रणजीत सिंह का था। राजा रणजीत सिंह का था। और डेट जरूर ध्यान रखना 1797। इस समय 1799 में दक्षिण भारत में टीपू सुल्तान, हैदराबाद, कर्नाटक, वो सब के सब खत्म हो रहे होंगे और वहां पर दक्षिण भारत में अंग्रेज अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं। देखो आप 1797, 1757 में अंग्रेज प्लासी युद्ध से पावर बन चुके हैं, 1764 का बक्सर का युद्ध। तो आप यहां पर मैं कहना चाह रहा हूं कि जब अंग्रेज ताकत बन के उभरेंगे और भारत के चारों ओर जब वो अपना राज्य स्थापित कर देंगे तो लास्ट में अंग्रेजों को जीतने के केवल 3 क्षेत्र बचेंगे। उन 3 क्षेत्र में 2 क्षेत्र भारत के थे, एक पश्चिम के अंदर पंजाब, दूसरा सिंध और तीसरा अफगानिस्तान। तो आप इसको समझने का पूरा प्रयास करना। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं क्या कि पंजाब में सिख समुदाय को लड़ाकू जाति से एक राज्य के रूप में स्थापित करने वाला कोई व्यक्ति था तो उसका नाम था रणजीत सिंह। रणजीत सिंह का परिचय क्या है कि सिख समुदाय 12 मिसलों में बटी हुई थी। उन 12 मिसलों में सबसे ताकतवर मिसल थी सुकर चकिया मिसल। इस सुकर चकिया मिसल का हेड था महासिंह। इस महासिंह के घर 1780 में पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम था रणजीत सिंह। जब रणजीत सिंह 12 वर्ष के हुए तब उनके पिताजी महासिंह का निधन हो गया। इसलिए 12 वर्ष की एज में ही वो सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने। रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल के प्रमुख बने, लेकिन अल्प वयस्क होने के कारण 1792 से 1797 तक सुकर चकिया मिसल की बागडोर और उस क्षेत्र की बागडोर एक काउंसिल के हाथ में थी, एक परिषद के हाथ में थी, जिसमें उनकी मां कोमा, उनकी सास सदाकौर और दीवान लखपत राय शामिल था। लेकिन 1797 में रणजीत सिंह ने सुकर चकिया मिसल की पूरी कमांड अपने हाथ में ले ली। साथ ही साथ उन्होंने इस समय बाकी जो मिसलें थी और वो कमजोर पड़ रही थी उनके क्षेत्रों को भी अपनी तरफ मिलाना शुरू किया। और ऐसे करके धीरे धीरे रणजीत सिंह पंजाब क्षेत्र में एक राज्य की स्थापना करेंगे जिसे हम 18वीं शताब्दी का पंजाब कहते हैं। तो इस प्रकार 18वीं शताब्दी का पंजाब जो है वो अस्तित्व में आएगा। अब देखो आप रणजीत सिंह के मैंने पॉइंट्स आपको बहुत सारे बताए, लेकिन अब हम एक क्वेश्चन का हमें डिस्कस जरूर करना चाहिए कि रणजीत सिंह या, क्योंकि रणजीत सिंह का राज्य कौन सा है? पंजाब राज्य है। रणजीत सिंह या पंजाब राज्य के उद्भव के कारण क्या थे? उद्भव के कारण क्या थे? तो उद्भव के कारणों में सबसे पहला कारण होगा, नंबर 1 आप लोग ध्यान रखना, पहला कारण होगा मुगलों का पतन। यह कारण मैंने पहला कारण क्यों बताया? क्योंकि जिस जगह पर राजा रणजीत सिंह
पंजाब स्टेट की स्थापना करेगा, वो पंजाब पहले मुगलों का ही हिस्सा था, परंतु जब मुगल साम्राज्य लगातार कमजोर होता गया औरंगजेब के निधन के बाद, तो पंजाब क्षेत्र मुगलों के हाथ से निकल गया। पहला पॉइंट। दूसरा बिंदु होगा पश्चिम से लगातार हमले। जब भारत की पश्चिमी सीमा से अफगानिस्तान के रास्ते लगातार हमले हुए, जिसमें सबसे बड़े हमले माने जाते हैं नादिर शाह और दूसरा अहमद शाह अब्दाली। नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के हमलों ने मुगलों की पूरी पोल को खोल के रख दिया और इन हमलों ने पंजाब क्षेत्र को मुगलों के हाथों से निकाल दिया और पंजाब क्षेत्र मुगलों के हाथों से निकलकर अहमद शाह अब्दाली के हाथ में आ गया। लेकिन अहमद शाह अब्दाली का ध्यान केवल पंजाब में कर इकट्ठा करने तक था, उससे ज्यादा नहीं था। इसलिए कहीं ना कहीं पंजाब में पॉलिटिकल पावर का वैक्यूम था। फिर तीसरा आप लोग ध्यान रखना, तीसरा कारण होगा रणजीत सिंह जैसा योग्य शासक। रणजीत सिंह जैसा योग्य शासक एवं प्रशासक। ध्यान रखना, शासक एवं प्रशासक, क्योंकि इसने एक बेहतरीन व्यवस्था स्थापित की। इसकी सेना आधुनिक यूरोपियन पद्धति पर बनी हुई थी। इसने बेहतरीन मैनेजमेंट किया, तमाम समुदायों को उसने साथ लिया, धर्म जाति का भेद इसने अपने साम्राज्य में नहीं किया। इसके पनपने का तीसरा कारण था। इसी प्रकार से तीन कारणों के बाद में आप लोग ये भी ध्यान रखना कि तीन कारणों के बाद में चौथा कारण होगा, फोर्थ कारण, कि 12 मिसलों में बाकी मिसलें लगातार कमजोर पड़ रही थी। केवल सुकर चकिया मिसल का प्रमुख रणजीत सिंह अपनी मिसल को इस प्रकार से निकाल के ले गया कि वो बाकी मिसलों की सबसे प्रमुख बनी और उनके क्षेत्रों को भी आपस में मिला लेगा। अब क्या होता है कि जब अच्छे दिन चल रहे होते हैं और उस दौरान कुछ घटनाएं होती है दुनिया में कहीं पर भी, तो जिसके अच्छे दिन चल रहे हैं उसके और अच्छे दिन शुरू हो जाते हैं। हुआ क्या कि 1798 में एक घटना हुई। अब 1798 की घटना क्या थी? 1798 में एक अफगानी शासक था। 1798 में अफगानी शासक था जमान शाह। अफगानी शासक था जमान शाह और इस जमान शाह ने पंजाब पर हमला किया। जमान शाह ने किस पर हमला किया? पंजाब पर हमला किया। ध्यान रखना, जिस समय जमान शाह पंजाब पर हमला कर रहा है उस समय रणजीत सिंह ने पंजाब स्टेट की स्थापना नहीं की है। 1798 में अफगानी शासक जमान शाह ने पंजाब पर हमला किया। जब पंजाब पर हमला करके वो वापस लौट रहा था, तो कहते हैं कि वापस लौटते समय उसकी कुछ तोपें जो हैं उसने पंजाब पर आक्रमण किया और आक्रमण करने के बाद वो जो वापस लौट रहा था, अब आपको कि सर पंजाब पर आक्रमण क्यों, तो ध्यान रखना अफगानी शासकों ने लूटपाट के लिए कई बार पंजाब पे हमले किए हैं और वो लूटपाट तक ही सीमित थे। तो यहां पर जमान शाह ने जब पंजाब पे आक्रमण किया तो कहते हैं कि उसकी कुछ तोपें जो थी वो बेसिकली चेनाब नदी में गिर गई। और रणजीत सिंह क्या करता है कि उन तोपों को निकलवा करके और वापस जमान शाह तक पहुंचा देता है। इस बात से अफगानी शासक जमान शाह काफी खुश होता है और उसने रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति दे दी। मतलब जमान शाह जो है वो रणजीत सिंह को लाहौर पर अधिकार करने की अनुमति प्रदान कर देता है। इस प्रकार 1799 में रणजीत सिंह का लाहौर पर अधिकार हो जाता है। और जमान शाह ने यह अधिकार किसको दिया, तो उत्तर होगा रणजीत सिंह को। और आपको पता है हम कहते हैं राजा रणजीत सिंह।
राजा की उपाधि भी रणजीत सिंह को जमान शाह के द्वारा दी गई थी। जो राजा शब्द है, राजा रणजीत सिंह, राजा रणजीत सिंह को राजा की उपाधि किसने दी? तो जमान शाह ने, क्योंकि उसने अफगानी शासक जमान शाह के साथ बेहतर संबंध स्थापित किए थे। यहां से रणजीत सिंह का कॉन्फिडेंस आरंभ में बढ़ता है, क्योंकि जिस समय जमान शाह उसकी मदद कर रहा है उस समय उस शुक्रचकिया मिस्र के प्रमुख होने के अलावा ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो यहां और देखिए आप वक्त कैसे बदलेगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि जमान शाह राजा रणजीत सिंह की मदद कर रहा है और वक्त पलटा खाएगा, रणजीत सिंह बहुत बड़े पद पे पहुंच जाएगा, वो पंजाब का ताकतवर शासक बनेगा और इस जमान शाह की जो संतानें होगी वो रणजीत सिंह की शरण में आएगी। ये वक्त है, ये वक्त है। आप देखिए, तो यहां पर इस घटना को भी आप लोग ध्यान रखना। इसी प्रकार ये पहली घटना, और दूसरा 1805 में उसने अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। 1805 में रणजीत सिंह ने अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। अमृतसर बेसिकली किसी और के पास में नहीं, वो सिख समुदाय के अंदर एक मिसल थी, भंगी मिसल। उस भंगी मिसल के पास ये बेसिकली अमृतसर था। तो उन्होंने भंगी मिसल से ये रियासत छीन ली, अमृतसर छीन लिया। इस प्रकार पंजाब में दो इंपॉर्टेंट केंद्र माने जाते थे। पंजाब का पॉलिटिकल सेंटर हमेशा से माना जाता है लाहौर, और पंजाब का धार्मिक केंद्र माना जाता है अमृतसर। तो आप देखिए 1799 में जब लाहौर पे कब्जा कर लिया तो उसे पंजाब का पॉलिटिकल सेंटर मिल गया, और जब उसने अमृतसर पे 1805 में अधिकार कर लिया तो रणजीत सिंह को पंजाब की धार्मिक राजधानी या सांस्कृतिक राजधानी भी मिल गई। यह भी उसकी सफलता थी। यहां से जो रणजीत सिंह का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, उसके बाद रणजीत सिंह ने जल्दी ही मुल्तान, कश्मीर और पेशावर पर भी अपने अधिकार कर लिए। रणजीत सिंह ने जल्दी कहां पर? पेशावर, मुल्तान और कश्मीर पर भी अपना अधिकार करके पंजाब क्षेत्र का वो एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पावर बन गया। मैं ये कह सकता हूं कि 1810 तक पहुंचते पहुंचते तो पंजाब, जो आज पाकिस्तान का पंजाब है वहां, और आज जो भारत का पंजाब है, उसके कई क्षेत्रों पर राजा रणजीत सिंह ने अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। अब थोड़ा सा हमें एक चीज को देखना पड़ेगा, और वो क्या है? तो आप देखिए, सबसे पहले अगर ये भारत का नक्शा है, ये भारत का मैप है, और इस जगह पर ये पंजाब स्टेट था, यहां पर ये पंजाब स्टेट था। तो पंजाब स्टेट के इस साइड में जो रिलेशन होंगे वो किसके साथ होंगे? अफगानियों के साथ। इस साइड पंजाब के जो रिलेशन होंगे वो किसके साथ में होंगे? सिंध के साथ। सिंध जो आज पाकिस्तान में है उसके साथ में। और इस साइड में देखो, यहां पर मुगल थे, तो मुगलों का तो पतन हो गया है, और जो स्थान मुगलों के थे वो 1805, 6, 7 के आसपास तक अंग्रेजों के पास में आ जाएंगे। साथ ही साथ अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत बंगाल से की। उनकी पॉलिटिकल राजधानी कलकत्ता में है, तो अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे होंगे। जब अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे होंगे तो अंग्रेजों का टकराव जो है, अंग्रेज पहले भारत में पूर्व में बढ़ेंगे, उसके बाद दक्षिण में, उसके बाद उत्तर में, उसके बाद मध्य में, और फिर अंग्रेज लास्ट में जाते हैं पश्चिम की ओर, वेस्टर्न साइड के अंदर। जिस समय पंजाब में यहां पर अंग्रेज बढ़ रहे होंगे तो यह घटना 1798-99 की है, और उस समय आपको पता है लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधियां कर रहा है दक्षिण भारत के अंदर, सहायक संधियां, टीपू सुल्तान को पराजित कर रहा है, वो सब चीजें वहां पर आएगी। तो यहां से मैं कहना चाहूंगा कि भविष्य में जब पंजाब एक ताकत के रूप में स्टैब्लिश होगा तो पंजाब को दो ही लोगों का सामना करना पड़ेगा, एक तो अफगानियों का और दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी का।
लेकिन ये रणजीत सिंह की काफी बड़ी किस्मत थी कि जिस समय वो शासक बना उस समय अफगानिस्तान अपने सबसे कमजोर दौर में था। हो सकता देखो, अगर रणजीत सिंह का कार्यकाल थोड़े पहले होता तो उसे अहमद शाह अब्दाली जैसे शासक का सामना करना पड़ता। तो यहां पर सबसे पहले हमें दो भागों में इसको डिवाइड करना होगा। क्या? नंबर एक, पंजाब के अफगानियों के साथ संबंध, या मैं कह सकता हूं राजा रणजीत सिंह के अफगानियों के साथ संबंध, और फिर नंबर दो पे आएगा राजा रणजीत सिंह के ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध। ये दो संबंध हैं। और कहीं ना कहीं जब अंग्रेज कहेंगे कि आप सतलुज नदी को पार करके इस साइड में मत आना, तो कहीं ना कहीं रणजीत सिंह को मौका मिलेगा इधर और इधर अपना विस्तार करने का। तो सबसे पहले हम देखते हैं रणजीत सिंह के अफगानियों के साथ कैसे संबंध थे। तो पहला पॉइंट जो है, बिंदु हमारा है पंजाब, और पंजाब का शासक कौन बन चुका है? रणजीत सिंह। और रणजीत सिंह जो है, रणजीत सिंह में आप लोग ध्यान रखना कि रणजीत सिंह का जो कार्यकाल होता है वो एग्जैक्टली 1799 से माना जाता है एज ए रूलर। जन्म तो उनका 1780 में हुआ है, लेकिन एज ए रूलर वो माना जाएगा 1799 से, 1799 से, और कब तक? 1839 तक। तो रणजीत सिंह का पश्चिम के साइड में अगर रणजीत सिंह का पहला मुकाबला होगा तो वो अफगानियों के साथ में होगा। तो हम देखते हैं अफगानियों के साथ रणजीत सिंह के संबंध कैसे थे। इसको थोड़ा सा हम टटोलें तो सबसे पहले आपको पता है क्या कि अफगानियों में तो अहमद शाह अब्दाली का नाम काफी ताकतवर माना जाता है। लेकिन जब अहमद शाह अब्दाली का, यहां पर ध्यान रखना कि अहमद शाह अब्दाली का 1773 में डेथ हो गई, 1773 में 1773 में अहमद शाह अब्दाली जो अफगानी शासक था उसका निधन हो गया। जब अहमद शाह अब्दाली का निधन हो गया तो कहीं ना कहीं अफगान के अंदर जो नए शासक आए थे वो उसके उत्तराधिकारी कमजोर थे और उनके बीच में आपस में संघर्ष हुआ। कहां पर? अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान में संघर्ष हुआ। इस क्रम में अफगानिस्तान के आंतरिक झगड़ों का फायदा रणजीत सिंह ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए उठाया था। इसी प्रकार फिर जमान शाह की उसने मदद की थी 1798 के अंदर। जमान शाह की जो मदद की, जो मैंने भी आपको बताया था, और उसकी तोपें निकाल के उसको वापस दी, तो फिर उसने लाहौर पर अधिकार करने का मौका रणजीत सिंह को दिया। फिर जमान शाह की भी डेथ हो गई। जमान शाह की डेथ के बाद में जो अहमद शाह अब्दाली का एक पोता होता है, उस अहमद शाह अब्दाली के पोते का नाम था शाह शुजा। शाह शुजा अफगानिस्तान का शासक बनता है 1800 के अंदर। और जब शाह शुजा शासक बनता है तो शाह शुजा रणजीत सिंह से मदद मांगता है। क्यों मदद मांगता है? क्योंकि शाह शुजा उसके भाइयों के बीच में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। कहते हैं कि शाह शुजा जो है वो रणजीत सिंह से मदद मांगता है और शाह शुजा ने काबुल राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से मदद मांगी और उससे कोहिनूर का हीरा भेंट किया। ध्यान रखना, वो कोहिनूर की कहानी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे कोहिनूर गया नादिर शाह के साथ ईरान में, ईरान से आ गया अफगानिस्तान में अहमद शाह अब्दाली के पास में। अहमद शाह अब्दाली का एक उत्तराधिकारी होगा जिसका नाम था शाह शुजा। वो शाह शुजा उस कोहिनूर के हीरो को दे देगा रणजीत सिंह को, ताकि रणजीत सिंह उसकी मदद कर सके। लेकिन रणजीत सिंह मदद क्यों करेगा? क्योंकि रणजीत सिंह तो खुद पंजाब का विस्तार पश्चिम की ओर करना चाहेगा, और पश्चिम की ओर कौन पड़ता है? अफगानिस्तान। इसलिए वह शाह शुजा को बातों में रखता रहा, उसकी 100% मदद उसने नहीं की। लेकिन जो कोहिनूर का हीरा है वो किससे आ गया? शाह शुजा से, मतलब अफगानिस्तान के शासकों से रणजीत सिंह के पास में। और रणजीत सिंह के जो उत्तराधिकारी थे वो तो इतने अयोग्य होंगे कि उनकी बातचीत करना बेकार है। क्योंकि आप देखिए 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो गया और 1849 में पंजाब स्टेट खत्म हो जाएगा। मतलब उसकी मौत के 10 साल के भीतर
उसके उत्तराधिकारियों में इतना संघर्ष होगा, इसके दरबारियों में इतनी फूट थी कि लॉर्ड डलहौजी जैसा व्यक्ति पंजाब का विलय ब्रिटिश भारत में कर लेगा। वो भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तो अब आप देखिए, रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान के उत्तराधिकार का जो संघर्ष चल रहा था उसका बेहद फायदा उठाया और अपने राज्य का विस्तार पश्चिम की ओर किया। और उसके बाद में दूसरा बिंदु जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो क्या कि रणजीत सिंह मतलब पंजाब शासक, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज, रणजीत सिंह एवं अंग्रेज। जैसा कि आपको लोगों को पता है कि अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों का मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी, शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई है भारत में, उस ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1757 के प्लासी के युद्ध से बंगाल जीत लिया है। 1764 के बक्सर का युद्ध उसका निर्णायक युद्ध है। इसी प्रकार 1746 से 1763 के जो वार हुए, कार्नेटिक वार, उस कर्नाटक युद्ध में दक्षिण भारत में उसने बाकी सभी यूरोपियन कंपनी को चित कर दिया है। 1799 के अंदर कंपनी जो है वो बेसिकली टीपू सुल्तान को भी पराजित कर देगी। इसी प्रकार से 1796 के बाद में मराठों का पतन होगा और बाजीराव सेकंड 1802 में बैसिन की संधि कर लेगा। मतलब कुल मिला के अंग्रेज, जिस समय राजा रणजीत सिंह पंजाब का शासक था, उस समय अंग्रेज बहुत बड़ी ताकत बन चुके थे। जब बहुत बड़ी ताकत अंग्रेज बन चुके थे तो जाहिर सी बात है अंग्रेजों का अब पश्चिम की ओर मुकाबला पंजाब से होगा। लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है, अंग्रेज कभी भी किसी सामने वाले से जानबूझकर लड़ाई नहीं लेते थे, बल्कि पहले उससे संधि करते, फिर संधि के माध्यम से उसे मीठा जहर देकर उसको कमजोर करते, और जब वो पूरी तरह से कमजोर होता तो उसका विलय ब्रिटिश भारत में कर लेते। ऐसा ही उन्होंने किसके साथ में किया? रणजीत सिंह के साथ में किया। कैसे? तो आप देखिए, राजा रणजीत सिंह एवं अंग्रेज। तो आप लोग ध्यान रखिए कि रणजीत सिंह के पास में एशिया कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ी फोर्स थी अंग्रेजों के बाद। क्योंकि अंग्रेजों ने इतिहास लिखा है तो उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी फोर्स तो हमारे पास में थी, तो हम मान लेते हैं फर्स्ट नंबर पे अंग्रेज और सेकंड नंबर पे रणजीत सिंह था, जिसने यूरोपियन पद्धति के आधार पर एक आधुनिक फौज का गठन किया। इसलिए अंग्रेजों को इस बात का पता तो था कि रणजीत सिंह जो है वो ताकतवर है, इसलिए डायरेक्ट उससे लड़ना बेकार है। इस क्रम में पहले अंग्रेज धीरे धीरे रणजीत सिंह से बातचीत करेंगे। आप लोग ध्यान रखना कि जो सतलुज नदी है, ये सपोज कीजिए आप, ये सतलुज नदी, और आपको पता है सतलुज जो है पंजाब की इंपॉर्टेंट नदी है, सतलुज नदी। इस सतलुज नदी के इस साइड में पंजाब स्टेट का मेन पार्ट था, और सतलुज के इस पार, मतलब ये हो गया सतलुज का पश्चिमी किनारा और ये हो गया पूर्वी किनारा। सतलुज का जो पूर्वी साइड है ये वाला, यहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाह रही है, और इधर पंजाब में रणजीत सिंह भी अपना विस्तार करना चाहेगा। लेकिन रणजीत सिंह जो था वो बेसिकली अंग्रेजों की ताकत को समझता था, उसको इस बात का ज्ञान था, और उसके सलाहकार भी कुछ ऐसे थे जिन्होंने रणजीत सिंह को बताया कि अंग्रेजों से डायरेक्ट दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। इसलिए रणजीत सिंह ने खुद ने भी सतलुज नदी को पार बहुत कम किया। उसके कुछ क्षेत्र यहां पर थे, लेकिन उससे आगे वो नहीं बढ़ता है। और इस बीच में कुछ और बातें भी होती है, लेकिन ध्यान रखना अंग्रेज इस साइड में आगे बढ़ेंगे। अंग्रेज क्यों बढ़ेंगे? क्योंकि अंग्रेजों को दो स्टेट तक पहुंचना है। एक तो सिंध राज्य, सिंध स्टेट, जिसकी सीमा गुजरात वाली साइड से भी लगती है, और उनके पास सिंधु नदी है, और दूसरा अफगानिस्तान, क्योंकि अफगानिस्तान तक अंग्रेज नियंत्रण करके भारतीय स्टेट को नेपोलियन के आक्रमण से भी बचाना चाहते थे। साथ ही साथ रूस जो शक्ति बन रहा था उससे भी बचाने का प्रयास वो कर रहे थे। तो यहां पर यह बिंदु ध्यान रखें कि रणजीत सिंह और अंग्रेजों का शुरुआत में सीधा टकराव नहीं हुआ, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे की शक्ति को भांपा।
लेकिन रणजीत सिंह 1809 में अंग्रेजों के साथ में एक बड़ी संधि करता है। और रणजीत सिंह अंग्रेजों के साथ 1809 में जो बड़ी संधि करता है, वो संधि कहीं ना कहीं रणजीत सिंह की कमजोरी की प्रतीक थी। ये आप लोग ध्यान रखना। उस संधि को हम कहते हैं 1809 की अमृतसर की संधि। ध्यान रखना, रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य जो संधि हुई है वो सबसे इंपॉर्टेंट संधि सबसे पहले हुई है 1809 की अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि एक इंपॉर्टेंट ट्रीटी मानी जाती है रणजीत सिंह और अंग्रेजों के मध्य। अब आपसे एक प्रश्न और बन सकता है कि 1809 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? आप बताइए, क्या लॉर्ड हेस्टिंग था या लॉर्ड मिंटो था? मैंने आप पर छोड़ दिया है। मिंटो वैसे दो है, ध्यान रखना। मैंने आप पे छोड़ा कि कौन था, तो ध्यान रखना यहां पर 1809 में अमृतसर की संधि हुई। उस अमृतसर की संधि को अंग्रेजों की ओर से करने वाला कौन था? तो अंग्रेजों की ओर से करने वाला व्यक्ति था चार्ल्स मैटकॉफ। चार्ल्स मैटकॉफ जो है वो ब्रिटिश की ओर से इस संधि को करता है। इस संधि को 1809 की अमृतसर की संधि कहते हैं। और अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई थी? तो पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी। और ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से करने वाला व्यक्ति कौन था? तो चार्ल्स मैटकॉफ था। ये पंजाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में पहली और सबसे बड़ी संधि मानी जाती है। इस संधि का प्रोविजन क्या था कि ब्रिटिश सरकार एवं पंजाब राज्य के बीच शाश्वत मित्रता रहेगी। मतलब इन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी और पंजाब राज्य के बीच में शाश्वत मित्रता रहेगी। ब्रिटिश सरकार इस राज्य को सर्वमान्य राज्यों में स्वीकार करेगी। किसको? पंजाब को। और ब्रिटिश सरकार सतलुज नदी के उत्तर के प्रदेश और जनता से कोई संबंध नहीं रखेगी। मतलब इन्होंने कहा, पहला पॉइंट क्या था कि ब्रिटिश सरकार मतलब यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय की भारत सरकार बन चुकी है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी एवं पंजाब राज्य के बीच शाश्वत मित्रता रहेगी। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो सतलुज नदी के उत्तर के प्रदेश, अब सतलुज नदी ये रही और सतलुज नदी के उत्तर के प्रदेश मतलब जो क्षेत्र रणजीत सिंह के पास में था और जो जनता है उसके अंदर किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगी या वहां से कोई संबंध नहीं रखेगी। पंजाब के पास सतलुज नदी के लेफ्ट साइड पर तटीय प्रदेश है। मतलब जो पंजाब है उस पंजाब स्टेट के पास सतलुज नदी का जो लेफ्ट साइड है वहां पर कुछ क्षेत्र है। वहां पर जितनी आवश्यकता है उतनी सेना रखना, उससे अधिक सेना आप वहां पर नहीं रखोगे। मतलब कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी ने बाउंड कर दिया कि आप सतलुज नदी के इस पार में केवल अपने क्षेत्रों तक सीमित रहोगे, उससे आगे बढ़ने का प्रयास मत करना। कहने का मतलब 1809 की अमृतसर की संधि जो है वो बेसिकली रणजीत सिंह को बांध देती है कि वह सतलुज नदी के इस पार अपने क्षेत्र का विस्तार नहीं करेगा। जो क्षेत्र है उसके वहां पर न्यूनतम सेना रखेगा, जितनी आवश्यकता है उतनी। और यह भी कहा गया कि अगर दोनों में से कोई भी इस अमृतसर की संधि का उल्लंघन करता है तो इस संधि निष्प्रभावी मानी जाएगी। कुल मिला के आपसे यह क्वेश्चन पूछे कि वो पहली सबसे महत्वपूर्ण संधि कौन सी थी जिसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब स्टेट को, रणजीत सिंह को सतलुज नदी के इस पार आने से रोक दिया, तो होगा आपका अमृतसर की संधि। लेकिन अंग्रेजों ने खुद ने यह बात कहा है कि वे उत्तर के क्षेत्रों की ओर नहीं जाएंगे। तो रणजीत सिंह तो अमृतसर की संधि का पालन करेगा, लेकिन अंग्रेज इसका पालन नहीं करेंगे। वो क्या होंगे? धीरे धीरे घुसपैठ करेंगे। इसलिए कहते हैं कि अमृतसर की जो संधि है वो परोक्ष रूप से मतलब इनडायरेक्टली रणजीत सिंह की कमी या उसकी कमजोरी को उजागर करती है। और इस कमजोरी को या कमी को
अंग्रेज पहचान लेंगे कि हाँ, रणजीत सिंह डरता तो है। और ये बिंदु ध्यान रखना निर्णायक होगा। धीरे धीरे 1809 से 1839 के मध्य महाराज शक्तिहीन होता गया। मतलब रणजीत सिंह ने जो ताकत, जो साहस, जो सौम्य, जो वीरता और जो समझ 1799 से 1807-8 तक दिखाई, वो आगे नहीं दिखा पाता है। और 1809 से 1839 के बीच में लगातार रणजीत सिंह निष्क्रिय रहेगा। इसका एक एग्जाम्पल देखिए कि इस संधि के बाद हम बात करें 1831 के अंदर विलियम बेंटिक के साथ, विलियम बेंटिक जो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था 1831 में, विलियम बेंटिक और रणजीत सिंह की एक मीटिंग होती है। विलियम बेंटिक और रणजीत सिंह की एक बैठक होती है। और वो बैठक कहां पे होती है? तो पंजाब में रोपड़ में होती है। वो मीटिंग पंजाब में रोपड़ में होती है, जिसमें दोनों ने एक दूसरे को मित्रता बनाए रखने का वचन दिया। आप देखिए, ध्यान रखना कि विलियम बेंटिक और रणजीत सिंह रोपड़ में मिलकर मित्रता निभाने का वचन दे रहे हैं। उसी समय पंजाब स्टेट आप ही लीजिए, ये पंजाब, और पंजाब नदी का ये पार्ट जो है, सिंधु नदी पंजाब से गुजर रही है और सिंधु नदी पंजाब से गुजरकर सिंध प्रांत में जा रही है। तो जिस समय रोपड़ में विलियम बेंटिक और रणजीत सिंह मिल रहे हैं, उसी 1831 में, उसी समय जो आज का पाकिस्तान है, वहां पर एक जगह हैदराबाद, उस हैदराबाद जगह पे कर्नल पॉन्टिंगर जो है सिंध के अमीरों के साथ एक समझौता कर रहा है कि किस प्रकार वो सिंधु नदी में जल व्यापार कर सकते हैं। तो इस बात का पता रणजीत सिंह को लग गया कि एक तरफ तो इस सिंधु नदी में व्यापार करने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम आपके एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मतलब रणजीत सिंह को 1831 तक इस बात का पता लग चुका था कि अंग्रेज अपना विस्तार कर रहे हैं। उन्होंने सिंध के अमीरों के साथ उनको संधि करते हुए देखा, लेकिन इसके बावजूद भी रणजीत सिंह ने कोई कठोर कदम या ठोस कदम नहीं उठाया, जिसका खामियाजा आगे पंजाब स्टेट को भुगतना पड़ा। इसके बाद में आप लोग ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने यह कहा, किस प्रसिद्ध इतिहासकार ने रणजीत सिंह के बारे में यह कहा, तो नाम आएगा एन.के. सिन्हा। एन.के. सिन्हा कहते हैं कि रणजीत सिंह की नीति अंग्रेजों के संबंध में यह हो गई थी, झुको झुको और झुको। मतलब वह लास्ट तक अंग्रेजों के सामने झुकता ही रहा, जिसका परिणाम पंजाब स्टेट को भुगतना पड़ा। इसी के आगे एक बिंदु आपका और आएगा, और वो है जून। अब देखो, थोड़ा सा ये सब कुछ होने के बाद, लेकिन जो भी हो, रणजीत सिंह अपना समय निकाल गया। जब इतिहास में विश्लेषण किया जाता है, तो विश्लेषण के बाद यह देखा जाता है कि कोई भी राजा जब मर जाता है, तो उसके मरने के बाद उसका राज्य कितने दिन सरवाइव करता है। जैसे अकबर जब मरा, तो अकबर के मरने के बाद मुगल एम्पायर और ठोस होकर उभरा। इसका मतलब मुगल साम्राज्य में अकबर ने जो पॉलिसी अपनाई वो सही थी। लेकिन औरंगजेब जो ताकतवर शासक था, उसके मरने के तुरंत बाद मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। इसका मतलब मुगल साम्राज्य के पतन के लिए एक व्यक्ति और जिम्मेदार है, वो कौन? औरंगजेब। ऐसे ही रणजीत सिंह समय रहते पीछे का कोई उत्तराधिकारी लीडरशिप तैयार नहीं कर सका। उसके पास ऐसे योग्य उत्तराधिकारी नहीं थे, या उसने अंग्रेजों के समक्ष जो लगातार झुकने की नीति अपनाई, उसका खामियाजा उसके उत्तराधिकारियों को भुगतना पड़ा। यही कारण है कि उसकी मौत के 10 वर्षों के भीतर पंजाब स्टेट का पतन हो गया। तो यहां कुछ बिंदु हम और करेंगे, कुछ बिंदु में आप लोग ध्यान रखना। जैसे सबसे पहले रणजीत सिंह, पंजाब स्टेट, पंजाब राज्य और पंजाब राज्य का सिख राज्य का संस्थापक है रणजीत सिंह।
रणजीत सिंह का कार्यकाल है 1799 से 1839। 1839 में रणजीत सिंह का निधन हो जाता है। रणजीत सिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह का बेटा, जिसका नाम था खड़क सिंह, ये खड़क सिंह जो है ये बेसिकली पंजाब का राजा बनता है। राजा को वहां महाराज कहा जाता था, तो ये महाराज बनता है खड़क सिंह। लेकिन ध्यान रखना, खड़क सिंह को इतिहासकारों ने एक मूर्ख व्यक्ति बताया है कि खड़क सिंह में उतनी योग्यता नहीं थी जितनी रणजीत सिंह के अंदर थी। इसलिए खड़क सिंह जो है वो अफीम खाने का आदी था, हर समय अफीम के नशे में वो रहता था, इसलिए लंबा समय वो नहीं व्यतीत कर सका। 1839 के अंदर ही वो जब जीवित रहेगा तभी उनका दरबार जो है वो दरबारी गुटों में बटा हुआ था, और एक दरबारी गुट जो काफ़ी ताकतवर था उसने खड़क सिंह को बंदी बना लिया। और खड़क सिंह को बंदी बनाने के बाद में रणजीत सिंह का एक पोता होता है नौनिहाल सिंह। वो नौनिहाल सिंह जो है वो बेसिकली बन जाता है, नौनिहाल सिंह जो है ये बनता है महाराज। किसके बाद में? खड़क सिंह को बंदी बनाने के बाद। खड़क सिंह मरा नहीं है, ध्यान रखना, उसको बंदी बना ले जाता है, खड़क सिंह को बंदी बना ले जाता है और ये बनता है नौनिहाल सिंह। नौनिहाल सिंह जो है वो रहता है 1839-40। और आपको पता है कई बार जब विपदाएं आती है तो एक साथ आती है। जिस जगह खड़क सिंह को बंदी बनाया हुआ था वहीं पर उसका निधन हो गया, वो मर गया। अब जब खड़क सिंह मरा तो जाहिर सी बात है मरने के बाद में अंतिम संस्कार करते हैं, और अंतिम संस्कार में आपको पता है कोई और शामिल हो या ना हो, परिवार जरूर शामिल होता है अंतिम संस्कार में। तो उस अंतिम संस्कार में, खड़क सिंह के अंतिम संस्कार में नौनिहाल सिंह तो जाएगा ही जाएगा। अब अंतिम संस्कार करके आ रहे थे किसका? खड़क सिंह का। तो वापस जब इसका अंतिम संस्कार करके आ रहे थे तो कहते हैं कि एक गेट की छतरी जो है गिर गई और वहां पर नौनिहाल सिंह का भी निधन हो गया। अब ये छतरी पड़ी या पटकी ये तो इतिहास का विषय है, लेकिन एक साथ दो व्यक्ति मर गए। आप देखिए वक्त की बात है, अभी रणजीत सिंह को मरे ज्यादा समय नहीं हुआ है और उसके दो इंपॉर्टेंट उसके परिवार के, हालांकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है क्योंकि अफीम का आदी था वो तो, और उसका जो नौनिहाल सिंह था वो भी इतना योग्य नहीं था। कुल मिला के खड़क सिंह और नौनिहाल सिंह की जो अचानक मौत हुई, उस अचानक मौत ने पंजाब के अंदर गुटबाजी का भयंकर मौका दे दिया गया। पंजाब राज्य का जो दरबार था वो गुटों में बंट गया और इसमें जो सबसे ताकतवर गुट होता था वो बेसिकली अपना राजा बनता था, जो मैंने आपको मुगलों में समझाया था। कहते हैं कि नौनिहाल सिंह जब मरा तब उसकी पत्नी गर्भवती थी, इसलिए नौनिहाल सिंह की मां ने कहा कि जब तक इसके बेटा नहीं होता है तब तक सत्ता को मैं संभाल लेती हूं। तो कुछ समय तक आपको पता होगा नौनिहाल सिंह की मौत के बाद नौनिहाल सिंह की मां चांद कौर सत्ता संभालती है। इसकी मां थी चांद कौर, वो चांद कौर सत्ता को संभालती है। लेकिन चांद कौर के बारे में कहते हैं कि वो भी ज्यादा अच्छी नहीं थी। कई प्रकार के एलिगेशंस चांद कौर पे लगते हैं। 1840-41 की ये बात है, चांद कौर बनती है और उस समय नौनिहाल सिंह की पत्नी गर्भवती थी। इस बीच में एक गुट क्या करता है कि रणजीत सिंह का एक बेटा और होता है शेर सिंह। रणजीत सिंह का एक बेटा होता है शेर सिंह, उस शेर सिंह को बना देती है। शेर सिंह मतलब चांद कौर से सत्ता किसके पास चली गई? शेर सिंह के पास। क्यों चली जाएगी? कि जो गुट सबसे पावरफुल होगा सत्ता उसके पास में होगी। शेर सिंह का कार्यकाल 1841 से 1843। ध्यान रखना, यह शेर सिंह नौनिहाल सिंह का बेटा नहीं है बल्कि किसका बेटा है? रणजीत सिंह का है। तो अब क्या होता है, शेर सिंह
और फिर शेर सिंह जो है, शेर सिंह जो 1841 से 43 तक था, अयोग्य ये भी था, इसको कोई धोखे से गोली से मार देता है। तो 1843 में शेर सिंह का भी निधन हो जाता है। शेर सिंह के निधन के बाद रणजीत सिंह का एक बेटा और होता है, जिसका नाम होता है दिलीप सिंह। दिलीप सिंह, ये जो कहानी मैंने आपको यहां समझाई, इसको मैं कल वापस पूरा समझाने का और प्रयास करूंगा, लेकिन है लगभग यही। यहां से आप लोग ध्यान रखना, दिलीप सिंह कौन है? दिलीप सिंह राजा रणजीत सिंह का अल्पवयस्क बेटा था, और ये दिलीप सिंह बनता है 1843 के अंदर। सितंबर 1843 में ये बनता है 1849 तक। दिलीप सिंह जो है, ध्यान रखना दिलीप सिंह का, दिलीप सिंह को बनाने में एक गुट प्रभावशाली था, और अब अंग्रेज घुस चुके हैं। उसकी कहानी मैं आपको अलग समझाऊंगा, उसका नाम होगा आंग्ल पंजाब युद्ध। और ध्यान रखना, इसी दिलीप सिंह को अंग्रेज लंदन ले जाएंगे। तो अफगानियों से कोहिनूर का हीरा किसके पास में आया था? रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह से इन सब के पास चलते हुए कोहिनूर का हीरा किसके पास में जाएगा? लास्ट में दिलीप सिंह के पास, क्योंकि पंजाब का शासक है। तो दिलीप सिंह के पास कोहिनूर का हीरा है, और दिलीप सिंह को ले जाएंगे अंग्रेज लंदन। तो कोहिनूर का हीरा कहां गया? लंदन, जो आज ब्रिटिश महारानी के जड़ा हुआ है। तो इस कहानी को भी हम पूरा समझेंगे दिलीप सिंह का। और आपको पता है दिलीप सिंह के नाम पर क्रिकेट में ट्रॉफी भी होती है। तो ये पूरी कहानी, और अब इसमें एंट्री ऑफ ब्रिटिशर्स को हम पूरा देखने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से आंग्ल पंजाब युद्ध हुए, और आंग्ल पंजाब युद्ध में किस प्रकार से अंग्रेजों को काफ़ी सफलता मिली। इसको हम कल की क्लास में पूरा करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज इतना ही। कल आधुनिक भारत के इतिहास में फिर एक बार एक नई ऊर्जा, एक नए संकल्प और नए विश्वास के साथ कल फिर मिलेंगे। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।